तो इससे पहले जो 2 पार्ट्स थे उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि जो लाइट है, अगर आप किसी मेटल पे अगर आप किसी लाइट को इंसिडेंट करते हैं, है ना? तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं इंस्टेंटली, है ना? जैसे ही आप किसी मेटल सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट करेंगे, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था पिछले चैप्टर के अंदर, वेव ऑप्टिक्स के अंदर, कि लाइट एक तरह से क्या मानी गई थी आपके पास? एक वेव मानी गई थी। तो लाइट को एक तरह से वेव माना गया, जिससे अपन ने इंटरफेरेंस प्रूव करा था, है ना, कि लाइट इंटरफेरेंस करती है, डिफ्रैक्शन प्रूव करा था, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दोनों तो प्रूफ हो ही जाते हैं। ठीक है, तो लाइट को एक तरह से वेव माना गया। तो ये भी तो एक इफेक्ट है, मेटल पे आप लाइट को इंसिडेंट करा रहे हो, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इंस्टेंटली, तो ये भी तो एक इफेक्ट है ना, जैसे इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन है। तो क्या ये चीज है जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये क्या वेव नेचर ऑफ लाइट से प्रूफ हो सकता है? तो इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करी गई। हुआ क्या कि ये बोला गया कि अगर आपके पास एक वेव नेचर, आप वेव नेचर मान रहे हो लाइट का, तो जो भी मेटल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और उसके ऊपर अगर वेव्स गिर रही है ना, मतलब वेव फ्रंट्स ऐसे गिर रहे हैं उसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहिए, कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब एनर्जी। तो ये बोला गया वेव नेचर की एक प्रॉपर्टी है ना, कि अगर आप किसी वेव पे गिर रही है तो उसकी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को दे देगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी कंटिन्यूसली लेता रहेगा। जैसे मान लो कि 1 जूल की एनर्जी उसके पास आई तो उसने एब्जॉर्ब कर ली, फिर वापस 1 जूल की एनर्जी आई तो उसने वापस एब्जॉर्ब कर ली, तो टोटल कितनी हो गई? 2 जूल हो गई। ऐसे करके अगर 1 जूल और इतनी ज्यादा करते जाओगे आप, तो इतनी इतनी एनर्जी वो स्टोर कर रहा है एक तरह से, है ना। और ये बोला जा सकता है कि जब इसकी जो एनर्जी है, अपन ने वर्क फंक्शन देखा था पहले, वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी जिसको चाहिए, वर्क फंक्शन, है ना, जिससे वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल पाए, अट्रैक्टिव पुल को ओवरकम कर पाए, है ना, ये बाहर निकल कर आ सके। तो मान लो कि आपके पास जो वर्क फंक्शन था वो है 5 जूल का, तो ऐसे करते करते 1 जूल 1 जूल 1 जूल 1 जूल करते करते कभी इसकी जो एब्जॉर्ब एनर्जी है वो 5 जूल पहुंच जाएगी और ये बाहर निकल जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अपने को पता है कि एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, वो तो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, है ना, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो अगर मैं 1 जूल एनर्जी दे रहा हूँ, है ना, और आपकी जो मतलब ये कितनी दे रहा हूँ मैं? ये 1 जूल दे रहा हूँ, और आपकी जो वर्क फंक्शन है वो 5 जूल है। तो वेव नेचर से ऐसा होना चाहिए था कि 1 जूल मैंने दे दी, फिर थोड़ी टाइम बाद फिर वापस 1 जूल दे दी, तो ऐसे कर करके 5 बार में दे दूंगा तो 5 जूल हो जाएगी। और जैसी 5 जूल हुई, ये 5 जूल की थोड़ी और कम कर जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। पर ऐसा तो हुआ नहीं। कैसा हो रहा था कि अगर आपकी जो एक फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो एनर्जी है वो एक एक थ्रेशोल्ड से अगर ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब है वहां से इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसका ये पॉइंट प्रूफ हो गया कि वो तो अपने एक्सपेरिमेंट्स देखे थे, है ना, कैथोड रे के अंदर देख के, कि आपका जो एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि आपकी एक जो फ्रीक्वेंसी है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए जिसकी भी आप इंसिडेंट करा रहे हैं। ठीक है, तो इसके तो ये कहना था कि आप एनर्जी कंटिन्यूस अब्जॉर्ब करते करते कभी ना कभी तो इतनी एनर्जी आ जाएगी उसके पास कि वो बाहर निकल जाए, पर ऐसा तो हो नहीं रहा था। ठीक है, नेक्स्ट एजम्पशन ये था कि आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसको कंटिन्यूस एनर्जी तो दे ही रहे हो, तो सफिशिएंट टाइम बाद, है ना, उसके पास जो अपन ने अभी डिस्कस करा कि सफिशिएंट टाइम बाद उसके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो एमिट कर पाए। तो अपन मान लेते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एनर्जी आ रही है। ठीक है ना, एनर्जी ऊपर से आ रही है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि अगर 1 जूल एनर्जी है तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो अपन कह सकते हैं कि 1 जूल में भी मतलब बहुत ज्यादा बंटवारा हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स इक्वली बांट लेंगे अपनी एनर्जी। जैसे मान लो कि 0.1 करके सबने अपनी एनर्जी बांट ली, तो काफी सफिशिएंट टाइम बाद, मतलब सफिशिएंट टाइम बाद मतलब जब इसकी ये जो वर्क फंक्शन है वो इसके बराबर इसकी एनर्जी हो जाएगी एब्जॉर्ब करते करते, तब वो निकल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि मतलब आप एक फ्रीक्वेंसी को इंसिडेंट कराए रहो अगर किसी मेटल सरफेस पे, तो हो सकता है 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, क्योंकि उस जब तक उसके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी। पर ये भी नहीं हुआ, क्योंकि अपने को पता है कि जो मेटल का जो फोटो इमिशन है ना, वो एक इंस्टेंट प्रोसेस है। मतलब जैसे ही आप लाइट फेंकोगे वैसे वैसे ही इलेक्ट्रॉन एकदम से बाहर निकल जाएगा। अपन ने पिछली बार देखा था, लेनार्ड ने करा था कि वो उस पर लाइट फेंकता था तो एकदम से करंट आ जाता, जैसे ही लाइट बंद करता था वैसे ही करंट बंद हो जाता था, है ना। लाइट बंद करने के साथ ही करंट बंद, लाइट चालू करते ही करंट चालू। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि वो इंस्टेंट प्रोसेस है। तो यहां से भी ये थ्योरी रॉन्ग प्रूफ हो गई।
ठीक है। तो कुल मिला के वेव नेचर से इसकी प्रॉपर्टीज जो अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो अपने ऑब्जर्वेशंस लिए थे वो प्रूफ नहीं हो पा रहे। ठीक है। तो ये बड़ी कंफ्यूजन होगी कि यार अपन ने तो लाइट को एक ऐसा वेव माना था, वेव नेचर से ये प्रूफ नहीं हो रहा, तो ये किससे प्रूफ होगा? तो फिर आए आइंस्टीन। तो आइंस्टाइन ने ये बोला कि आप लाइट को ऐसा वेव मत मानो इसको प्रूफ करने के लिए, आप इसको मानो ऐसा एनर्जी पैकेट्स। क्या बोला उन्होंने? एनर्जी पैकेट्स मानने के लिए कहा, जिसको उन्होंने बोला कि ये डिस्क्रीट यूनिट्स है, मतलब अलग अलग यूनिट्स है ना, मतलब एक पैकेट में कुछ एनर्जी होगी और ऐसे बहुत सारे पैकेट्स हैं, तो डिस्क्रीट यूनिट, डिस्क्रीट यूनिट्स है ना। और इन डिस्क्रीट यूनिट्स को इन्होंने नाम दिया क्वांटा ऑफ एनर्जी। तो वो बोलना क्या चाह रहे हैं कि जो लाइट है वो एक तरह से पैकेट्स के फॉर्म में है, ये पैकेट्स ऐसे पैकेट्स के फॉर्म में है, जिसके हर पैकेट के अंदर एक एनर्जी स्टोर है, जिसको हम बोल सकते हैं h इंटू म्यू। यहाँ पर म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है, h इंटू म्यू। तो हर पैकेट के पास सेम एनर्जी होती है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंटू प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होती है। तो एनर्जी क्या है? h इंटू म्यू, जहां पर h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और v जो है, जो म्यू है यहाँ पर, वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो उन्होंने ऐसा कहा, और उन्होंने ये कहा कि आपकी जो लाइट है, जब आप इंसिडेंट कराओगे इसको किस पे? मेटल सरफेस पे, तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्वांटम एनर्जी ले लेगा। क्या कहा उन्होंने? कि आपकी जो लाइट्स है ना, मतलब जैसे ये मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो आपके जो पैकेट्स आ रहे हैं एनर्जी के, ये पैकेट्स आ रहे हैं, तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पैकेट को ले लेगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पैकेट को ले लेगा, तो इसकी कुछ एनर्जी है, कितनी एनर्जी है? एच म्यू, है ना। ये एनर्जी इसका, इस पैकेट की एनर्जी कितनी? एच इंटू म्यू। तो ये जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी है ना, जो इसको पैकेट से मिली, वो ज्यादा है किससे? फाई नॉट से। फाई नॉट क्या होता था? वर्क फंक्शन। मतलब जितनी एनर्जी उसको चाहिए वहां से एस्केप करने के लिए मेटल सरफेस से, अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस पैकेट से उससे ज्यादा एनर्जी मिल रही है, उतनी एनर्जी मिल रही है, तो ये एस्केप कर जाएगा, तो ये एस्केप कर जाएगा। ठीक है। तो आइंस्टीन ने ये कहा कि आप जो लाइट है उसको एक एनर्जी पैकेट्स की तरह मानो, है ना, जिसमें एक एनर्जी है। ठीक है। एच इंटू म्यू, हर पैकेट के अंदर इक्वल एनर्जी होगी जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर, है ना। लाइट फ्रीक्वेंसी इंटू प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर एनर्जी होगी, हर पैकेट के अंदर सेम एनर्जी होगी और एक इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर उसके पास जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाएगा, पर अगर वो कम है तो नहीं करेगा। और यहां से ये बात प्रूव भी हो गई। अपन ये कह सकते हैं कि जो फाई नॉट है उसको मैं लिख सकता हूँ कि इतनी एनर्जी चाहिए। जैसे मान लो कि एक मैंने वी नॉट की फ्रीक्वेंसी फेंकी है ना, एच इंटू म्यू नॉट। ठीक है। और म्यू नॉट जो है मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि बिल्कुल सफिशियंट ये फ्रीक्वेंसी है जिससे जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट हो पा रहा है। ठीक है। बिल्कुल सफिशियंट, मतलब इससे बिल्कुल ना कम कर दूंगा इससे वी नॉट से बिल्कुल, तो बिल्कुल वो मतलब एमिशन होगा नहीं, बिल्कुल इस पे मतलब इसको फ्रीक्वेंसी को करते ही एमिशन हो रहा है। मतलब इसका वर्क फंक्शन क्या है? एच इंटू वी नॉट, मतलब इतनी एनर्जी चाहिए उसको। एच म्यू नॉट क्या है? आपकी एनर्जी है। ठीक है। तो फाइव आ गया आपके पास एच इंटू म्यू नॉट। ठीक है। और ये म्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो उनका मतलब ये था कि अगर आपकी जो जो आप ऑब्जॉर्व कर रहे हो, है ना, जो बाहर से आपको मिल रही है, अगर वो ज्यादा है किससे? वर्क फंक्शन से। वर्क फंक्शन कितना डिफाइन करा आपने भी? एच इंटू ये वाला। तो आपके पास आ गया, या इससे कट गया और ये होना चाहिए, ये इक्वेशन आ गई आपके पास। तो उन्होंने यही तो प्रूफ करना चाह रहे थे वो, और अपन ने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा देखा भी था कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होनी चाहिए किससे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इमिट कर पाएगा। ठीक है। इससे एक और बात प्रूफ हो गई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इंस्टेंटली इमिट करता है, क्योंकि जैसे ही वो एक एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके बाद एकदम से इतनी एनर्जी आ जाएगी वो एस्केप कर जाए, तो इंस्टेंटली उसका इमिशन हो जाएगा। जो कि वेव थ्योरी से ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम लगेगा उसको इतनी एनर्जी को अकुमुलेट करने के लिए ताकि बाहर निकल जाए, तो वो तो हो नहीं रहा था। इंस्टेंटेनियसली यहां से प्रूफ हो गया। ठीक है। तो ये कुछ बातें जो आइंस्टाइन ने कही। तो आइंस्टाइन सिंपली यही कह रहे हैं आपको कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को, जैसे ये मेटल है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ऊपर से कोई एनर्जी पैकेट्स आ रहे हैं,
और अगर इसने ये एनर्जी पैकेट को एब्जॉर्ब कर लिया, है ना, एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये जो एनर्जी पैकेट है, मान लो इसकी इसमें एनर्जी होगी h इंटू म्यू, तो जो h म्यू है ये दो तरीके से काम में आएगी। कैसे? पहला तरीका तो वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के लिए, ताकि वो वहां से एस्केप कर जाए। कितना आया था? फाई नॉट, या मैं इसको बोलूं h इंटू म्यू नॉट, ठीक है, ये बोल सकते हैं। और दूसरा, जितनी एनर्जी बच जाएगी वो किस में काम आएगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। किस में काम आएगी? काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। तो जो साइंटिस्ट है आइंस्टीन, उन्होंने ये कहा कि जो एच म्यू है जो आपको मिल रहा है वहां से, एक तो वो फाई नॉट प्लस किस में काम आएगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूं तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी मेरे पास एच म्यू इन माइनस फाई नॉट। तो आपको इतनी एनर्जी तो मिली, इतनी एनर्जी तो आपको मिली, है ना, इलेक्ट्रॉन को। इतनी चली गई एस्केप करने में, एस्केप करने में। तो कितनी एनर्जी बची? एच म्यू माइनस फाई नॉट, और वो किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब जितनी एनर्जी बच जाएगी उससे इलेक्ट्रॉन भागेगा, है ना, मतलब v स्पीड से भाग रहा है मान लो, तो v स्पीड से वो काइनेटिक एनर्जी से भागेगा। तो आइंस्टीन ने बेसिकली यही कहा, ये आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है जो आइंस्टीन ही दी थी, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने बेसिकली यही कहा कि आपकी जो भी एनर्जी आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, जो भी इलेक्ट्रॉन आपका एब्जॉर्ब कर रहा है आपकी एनर्जी, वो एक तो वर्क फंक्शन में यूज होगी सबसे पहले एस्केप करने के लिए, और जितनी बच जाएगी उससे वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा, ठीक है, ताकि वो भाग सके वहां से। तो ये चीजें आइंस्टाइन ने प्रूव करी। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है आपकी, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर है। और बात हुई थी अपनी इंटेंसिटी के बारे में, है ना। तो साइंटिस्ट जो आइंस्टीन थे उन्होंने इसके बारे में बात करी। उन्होंने ये कहा कि मैंने आपको बता चुका हूं कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही सिंगल पैकेट को ऑब्जर्व करेगा, है ना, एक ही सिंगल पैकेट को एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे उसने एब्जॉर्ब करी, और मान लो कि ये जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा वाली एनर्जी है, तो ये इसको निकलकर लेकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कितनी भी इंटेंसिटी की लाइट डालो यहाँ पर, क्योंकि एक पैकेट को एब्जॉर्ब करते ही इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, तो जो बाकी इंटेंसिटी बची, जितनी भी इंटेंसिटी आप डाल रहे हो, वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो निकल गया उसकी कोई काम की नहीं है, ठीक है, उसके लिए कोई काम की नहीं है। तो जो इंटेंसिटी अगर आप ज्यादा करते हो, इंटेंसिटी आप ज्यादा कर रहे हो, इसका मतलब है आपके पास जो पैकेट्स हैं, जो पैकेट्स हैं वो ज्यादा हो गए, पैकेट्स हैं वो जो ज्यादा हो गए। पैकेट्स ज्यादा होने के मतलब है जो इलेक्ट्रॉन जिनके पास जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं यहाँ के फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो ज्यादा हो जाएंगे, और इसकी वजह से करंट भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है भाई। एक जो फ्रीक्वेंसी है जिससे एमिशन हो सकता है वो आया, उसने तो एमिट, उसने एब्जॉर्ब करके और वो बाहर निकल गया। अब वो इंटेंसिटी कितनी भी फेंको, इस इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल गया उससे क्या लेना देना उसका, ठीक है। पर बाकी जो इंटेंसिटी आप इंक्रीज करते जा रहे हो, उसका मतलब ये है कि आप एनर्जी पैकेट्स को बढ़ा रहे हो, है ना, एनर्जी पैकेट्स को और इंक्रीज कर रहे हो। अगर पैकेट्स आप बढ़ा रहे हो तो उसको एब्जॉर्ब करने वाले भी ज्यादा हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करने वाले ज्यादा हो जाएंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे तो करंट ज्यादा एमिट होगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी की बात यहां से प्रूफ हो गई, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। क्या बताया था? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखो, पिछली बार अपन ने डिस्कस करा था कि जैसे आपने जो वो लगाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी रोकने के लिए, है ना, तो उल्टी डायरेक्शन में लगाया था। कैसे लगाया था? प्लस इधर लगा था, उधर माइनस लगा था, और वी नॉट अपन से लिखते थे। कैसे लिखते थे? वी नॉट से बड़ा वी नॉट, इससे स्टॉपिंग पोटेंशियल को बोलते थे। तो अपन ये कह सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट के अंदर की सबसे ज्यादा जिसकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो गया, काइनेटिक एनर्जी से सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी, अगर मैं उसको ही रोक लूं वोल्टेज वी नॉट लगा के, तो वही अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल है। मतलब मैक्सिमम जिसकी काइनेटिक एनर्जी है उसको भी अगर मैं रोक लूं तो बाकी तो पीछे अपने आप रुक जाएंगे। तो वी नॉट से मैं सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन था उसको रोक पाया था। तो मैं ये लिख सकता हूं कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, मतलब एक तरह से पोटेंशियल कितना है? वी नॉट है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से मैं लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी E इंटू वी नॉट, यही होगी। कैसे लिखा मैंने ये? आपको पता होना चाहिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम से काइनेटिक एनर्जी होती है पोटेंशियल इनटू चार्ज, ठीक है। तो चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पे? E, पोटेंशियल कितना है? वी नॉट। तो यहां से ये एनर्जी आ गई, ठीक है। और अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच इंटू म्यू माइनस फाई नॉट। ये अभी थोड़ी देर पहले डिराइव करा था मैंने, जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। यहां से आप लिख सकते हो सीधा कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी आई? E इंटू वी नॉट इज इक्वल्स टू
h इंटू म्यू माइनस फाइव नॉट। यहाँ से आप लिख सकते हो कि v नॉट इज इक्वल्स टू h म्यू बाय e माइनस फाइव नॉट बाय e। और यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि v नॉट जो कि पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो हो जाता है h अपॉन e। h यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, इनटू म्यू जो कि फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की, और फाइव नॉट अपॉन e। तो अगर आप देखोगे इसको ध्यान से तो ऐसी इक्वेशन बन रही है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर m क्या है, ये है, c क्या है, ये है, माइनस फाइव नॉट बाय e। तो ये ग्राफ किसका बन रहा है, y वर्सेस x का। तो ऊपर वाला ग्राफ किसका बन रहा होगा, v नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, और अपने को पता है कि ये इक्वेशन किसकी होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो इसका मतलब अपने को ये प्रूफ हो गया कि जो v नॉट है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो साइंटिस्ट ने ये भी प्रूफ कर दिया कि जो v नॉट है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। तो अपन ने पहले भी देखा था कि फ्रीक्वेंसी अगर आप ज्यादा कर देंगे, मतलब एनर्जी आप ज्यादा दे रहे हैं भाई, एनर्जी ज्यादा करने का मतलब क्या है, h इंटू मी एनर्जी होती है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को ज्यादा कर देंगे तो एनर्जी भी अपने आप ज्यादा हो जाएगी। तो अगर आप ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी जो बचेगी, क्योंकि वर्क फंक्शन तो सेम है ना, वर्क फंक्शन तो सेम है। आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, h इंटू म्यू माइनस फाइव नॉट। अगर आप इसको इंक्रीज करते जाओगे, क्योंकि ये तो सेम है ना, और इसको आप इंक्रीज कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है किसी इलेक्ट्रॉन की, तो उसको रोकने के लिए पोटेंशियल ज्यादा लगाना पड़ेगा, उसको रोकने के लिए पोटेंशियल ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से सिंपल अपने को डिफाइन कर सकते हैं कि देखो यहाँ से अगर आप v को बढ़ाओगे तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो आपकी जो v नॉट है वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी से उसका कोई लेने देना नहीं है। इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाओगे तो सिर्फ नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट्स बढ़ जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे और उससे करंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, पर अगर आप पोटेंशियल, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो उससे एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना, उससे एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो यहां तक ये बात क्लियर है। अब बात करते हैं फोटोन्स की। तो जो अपन अभी क्वांटम ऑफ एनर्जी कह रहे थे, या जो अपन पैकेट्स की बात कर रहे थे, उनको लेटर जब बाद में डिस्कवरी हुई तब इनको फोटोन्स बोलाया गया। ठीक है, तो आइंस्टीन की इक्वेशन से अपन कह सकते हैं कि E इक्वल्स टू, जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, m इंटू सी स्क्वायर। ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आपने पहले भी पढ़ी होगी। तो यहाँ से अपन जो मोमेंटम है फोटोन का वो निकाल सकते हैं। कैसे, अपन लिखा एनर्जी इज इक्वल्स टू मास इंटू सी स्क्वायर। यहाँ पर c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। अपन लाइट की ही तो बात कर रहे हैं अभी, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि E इक्वल्स टू, मैं ऐसे लिख सकता हूं एम सी इंटू सी, एक ही बात है लिखना। और एम सी क्या होता है, मतलब एक तरह से एम इंटू वी लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, ये मोमेंटम है। ठीक है, ये क्या है, मोमेंटम है। तो आप लिख सकते हो E इज इक्वल्स टू, मोमेंटम को लिखता हूं P से इंटू सी, और यहां से आप लिख देंगे सीधा कि आपके जो पास जो मोमेंटम आया वो आया E बाय सी। तो आपके पास ये मोमेंटम की इक्वेशन आ गई। मोमेंटम किसका, उस एनर्जी पैकेट्स का। किसका मोमेंटम, एनर्जी पैकेट्स का, जिसको हम फोटोन्स कह रहे हैं, है ना, जिसको हम फोटोन्स कह रहे हैं, उनका मोमेंटम। और यहाँ से आपको पता है कि एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, h इंटू म्यू होती है। म्यू क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी है। तो फोटोन को आप ऐसे लिख सकते हो h इक्वल्स टू h इंटू म्यू बाय सी। तो यहाँ से आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो फोटोन्स बोला गया जो आपके एनर्जी पैकेट्स थे, जो आ रहे थे, इंसिडेंट हो रहे थे लाइट को, जिससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे, उनको एब्जॉर्ब करके उनको क्या बोला गया, फोटोन्स कहा गया। तो आपके पास यहां से इक्वेशन आ गई, P इक्वल्स टू मोमेंटम, P इक्वल्स टू मोमेंटम, P क्या है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू h म्यू अपॉन c। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, आपको इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आसान फॉर्मूले हैं, आपको डिराइव करने से, है ना, छोटे छोटे से फॉर्मूले डेरिवेशंस हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ कंक्लूजन्स जो निकाले गए उनके बारे में डिस्कशन करते हैं ना। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो एनसीईआरटी में गिवन है इसी टॉपिक के बाद में, है ना, तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है इसका, लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है, इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स। हमने अभी इसकी बात करी,
कि जब आपका जो मेटल सरफेस से जो एमिशन होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स का, वो किससे आप प्रूफ कर सकते हो? आप पार्टिकल नेचर मान के ही प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो उनको फोटोन्स बोला गया, जो अपना एनर्जी पैकेट्स की बात करते थे। ठीक है, और एनर्जी पैकेट जो थे, ईच फोटोन जो एनर्जी पैकेट्स हैं हैज एनर्जी ई एच इज एच म्यू, है ना, जो एनर्जी होती है वो कितनी इक्वल होती है? एच इंटू म्यू। म्यू यहाँ पर क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, जो भी आप इंसिडेंट करा रहे हो। और पी का फॉर्मूला भी अपन ने अभी निकाला है, एच म्यू बाय सी, है ना, जहाँ पे स्पीड सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट ये है कि ऑल फोटोन्स ऑफ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, है ना, और वेवलेंथ एंड लैम्डा, मतलब वो तो एक ही होगा, एक फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा भी उसका सेम ही होगा, हैव द सेम एनर्जी ई इक्वल्स टू एच यू। आपको अभी बताया मैंने कि जो भी एक लाइट की जो जितनी भी पैकेट्स हैं, एक लाइट जितनी भी पैकेट्स इमिट कर रहा है, उनकी सबकी एनर्जी कितनी होगी? एच इंटू म्यू के बराबर ही होगी। मतलब सब सेम एनर्जी के पैकेट्स होंगे और मोमेंटम भी उनका सेम ही होगा। और इससे अपने को ये पता चला था कि इंटेंसिटी आप उसकी कितनी भी कर दो, अगर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, तो फिर वो उसका कोई काम की नहीं है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाने से, by increasing the intensity of light of a given wavelength, there is only an increase in the number of photons per second। तो photons ही बढ़ रहे हैं ना, मैंने आपको बताया था कि एनर्जी पैकेट्स ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा इमिट होंगे, और ज्यादा इमिट होंगे तो वो ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट यही है। फोर्थ पॉइंट जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, कि वो है कि फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिको मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कहीं प्रेजेंट एक रूम के अंदर, और वहां से आप फोटोन्स जा रहे हैं, तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, है ना। और अपन देखते भी हैं कि लाइट कहाँ डिफ्लेक्ट होती है। ठीक, तो फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। लास्ट पॉइंट है आपके पास, इन अ फोटोन पार्टिकल कोलिजन, जब भी एक फोटोन और पार्टिकल के बीच में कोलिजन होता है, सच एज अ फोटोन और इलेक्ट्रॉन कोलिजन, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व। ये तो अपने को पता ही है कि एनर्जी और मोमेंटम हमेशा कंजर्व होते ही हैं यूनिवर्स के अंदर। However, the number of photons may not be conserved in the collision. The photon may be absorbed or a new photon may be created। तो अपने को पता है, चल ही रहा है कि इलेक्ट्रॉन अभी क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करके, मतलब हो क्या रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, वो कर क्या रहा है कि फोटोन को एब्जॉर्ब भी तो कर रहा है ना। तो इन दोनों का कोलिजन हुआ, मतलब फोटोन इससे आके टकराया इलेक्ट्रॉन से, तो वो इस इलेक्ट्रॉन ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो मतलब ऑब्वियसली नंबर ऑफ फोटोन्स तो कंजर्व नहीं होंगे ना, क्योंकि जो पार्टिकल एनर्जी पार्टिकल है उसको इसने इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो कोलिजन के बाद ऑब्वियसली अपने को दिखता ही है तो साफ साफ कि जो है वो नंबर ऑफ फोटोन्स हैं वो कंजर्व नहीं होंगे, क्योंकि उसको जो इलेक्ट्रॉन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट मैंने लगाया। ठीक है, ये पॉइंट्स अपने को समझ में आना चाहिए, काफी क्रिटिकल है और एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं डी ब्रॉगली के पास। तो नेक्स्ट पार्ट है अपने पास वेव नेचर ऑफ मैटर। अभी तक अपन रेडिएशंस की बात कर रहे थे, है ना, जो लाइट्स की बात कर रहे थे। तो ये अपन ने ये बोला था कि जो लाइट है वो दो तरीके से बिहेव कर सकती है। एक होती है आपकी पार्टिकल नेचर के साथ वो बिहेव करे, है ना, जैसे फोटोन्स अपन ने कहा था, और एक वो बिहेव कर सकती है ऐसा वेव। ठीक है, तो जो डी ब्रॉगली है, एक डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो मैटर है वो क्यों नहीं डुअल नेचर शो करता है। मतलब वो एक पार्टिकल तो ऑब्वियसली वो है ही, है ना, पार्टिकल नेचर तो शो कर रहा है, पर वो वेव नेचर क्यों शो नहीं करता, या कि वो शो करता है तो अपने को दिखाई नहीं देता। तो इसके बारे में उन्होंने काफी रिसर्च करी, और उन्होंने ये पता लगाया कि आपका जो कोई भी मैटर है या कोई भी पार्टिकल है एम साइज का, तो अगर आपको उसकी वेवलेंथ निकाल लियो, मतलब उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि हर पार्टिकल जो होता है वो एक वेव की तरह भी बिहेव करता है। मतलब कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है वो एक वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो उन्होंने उसकी वेवलेंथ निकाली उसकी, और वो कितनी आई, लैम्डा एक्स इक्वल्स टू एच, जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच बाय पी। तो पी यहाँ पर क्या है, मोमेंटम है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो एच अपॉन जो प्लैंक्स कांस्टेंट है अपॉन एम इंटू वी। एम क्या है, मास, और वी क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि जो आपकी जो लैम्डा है, जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास रखा है, जैसे आपके पास मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन भी एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, पर उसकी जो वेवलेंथ है वो कैसे लिखेंगे, एच अपॉन एम इंटू वी, मास अपॉन वेलोसिटी। और अपन इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि एच लैम्डा जो है वो एच अपॉन पी है, लिखा था आपने, है ना। और अपन ने कुछ टाइम पहले ये डिराइव करा था कि एच अपॉन जो आप मोमेंटम है उसको लिख सकते हो आप एच इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन सी। तो ये आ जाएगा आपके पास एच से एच कटिए, और आपके पास जो इक्वेशन आएगी लैम्डा की वो आ जाएगी सी बाय वी। ये वी जो है यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है।
ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर ये वेलोसिटी था, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है ना। तो आपके पास जो लैम्डा आया वो कितना आया, लैम्डा इक्वल्स टू सी बाय वी, सी बाय म्यू, है ना, जो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इसी को बोला गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है, किसी का मास होता है उस ऑब्जेक्ट का, तो वो एक वेव की तरह भी बिहेव करता है। बट अपने को दिखता तो है नहीं भाई, मोबाइल फोन अपने को वेव की तरह बिहेव करता हुआ दिख नहीं रहा है। वो क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला था अपना, एक आया था लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम इंटू वी, और दूसरा था सी अपॉन म्यू। ये दोनों फॉर्मूले आए थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास यहाँ पर जो m और v है, तो अगर आपके पास मास बहुत बड़ा होगा तो इसका मतलब आपकी जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी होगी। और इसका मतलब ये भी कि अगर आपका जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो आपका जो लैम्डा है वो भी बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो अपने जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो अपने रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो तो उनका मास बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है ना। और जो वेलोसिटी है वो भली बड़ी नहीं हो, बट मास जो है वो इतना बड़ा होता है कि आपको मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ एक। जो एच की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। ठीक है, ये वैल्यू होती है एच की, प्लैंक्स कांस्टेंट की। ठीक है, अब एग्जांपल से देखते हैं कि जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, जैसे अगर मैं मानूं आपको कि जो एक आपके पास बॉल है जो कि एम है उसका 0.12 kg, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, उसकी वेलोसिटी है आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड, तो उसका मोमेंटम कितना हो गया 2.4 kg मीटर माई सेकेंड माइनस, ये हो गया। अगर आप इसका लैम्डा निकालेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालेंगे, तो आएगा एच अपॉन पी। यहां से आ जाएगा एच कितना है 6.64 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन पी कितना आया था 2.4। तो यहां से आप निकालोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी लगभग लगभग 2.76 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। तो देख रहे हो ये कितनी छोटी सी वैल्यू है, 10⁻⁻34। मतलब इसकी वेवलेंथ इतनी छोटी है तो आपको वो वेव कैसे दिखाई देगी, है ना। मतलब जिसका मास इतना ज्यादा है, मतलब ये मास आपको कम लग रहा होगा बाई चांस, बट ये मास बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा कि ये मास कम ज्यादा होने का रेफरेंस है क्या। तो यहाँ पर लैम्डा इतना छोटा आया है कि इसकी वेवलेंथ मतलब इतनी छोटी है कि इसको एक ऐसा वेव आपको दिखे ये रियल लाइफ में, वो बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये केस नहीं है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है। किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के केस में अपन लैम्डा जरूर निकाल सकते हैं क्योंकि उनका मास बहुत कम है। तो अपनी जो कंडीशन थी कि मास अगर ज्यादा होगा तो वेवलेंथ अपने को दिखाई नहीं देगी, तो इलेक्ट्रॉन के केस में तो आ सकती है वेवलेंथ क्योंकि मास बहुत छोटा है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो आप बोलोगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो अपने को पता है E इंटू वी होती है। यहाँ पर V जो है वो मैंने पोटेंशियल लगाया है ना, कुछ पोटेंशियल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल लगा है। ठीक है, अब मैं और काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर V वेलोसिटी, ठीक है, और अगर इसको मैं लिखना चाहूँ आगे तो ये ऐसे लिख सकता हूँ पी स्क्वायर बाय 2m। कैसे लिखा इसको मैंने, कैसे लिखा ये पी स्क्वायर बाय 2m, देखो हाफ इंटू एम वी, है ना, इंटू वी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ हाफ एम वी इंटू एम वी अपॉन एम, ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ हाफ एम वी। एक और मैंने एम वी लगा दिया भाई, वी स्क्वायर तो ऑलरेडी था तो दो वी तो आ ही गए, एक और एम लगा दिया मैंने तो उसके नीचे डिवाइड भी कर दिया। आपको पता है ये वाली कितनी होती है, एम वी पी होती है, तो पी इंटू पी स्क्वायर बाय 2m। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू हो गई पी स्क्वायर बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी के आपके पास दो फॉर्मूले आ गए। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई आपके पास, एक तो हो गई आपके पास पी स्क्वायर बाय 2m, और एक हो गया आपके पास E इंटू वी। तो यहां से आप मोमेंटम निकाल सकते हो, क्या आएगा मोमेंटम, P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m E v। यहां से P की वैल्यू आ जाएगी आपके पास अंडर रूट ऑफ 2m E v। और अगर आपको लैम्डा निकालना हो जो वेवलेंथ होती है वो होती है h बाय पी, है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यहां से आ जाएगा h अपॉन 2m E इंटू वी। यहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल है। ठीक है, तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो कौन सा आया,
लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट में 2me इंटू वी। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो चीज है, जो ये वाली चीज है और ये वाली चीज है, ये तो एक कांस्टेंट है, ये तो चेंज हो ही नहीं सकते कभी, है ना। ये क्या है, एक कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? मास तो वेरिएबल होता है भाई, मास तो मैं इलेक्ट्रॉन का ले रहा हूँ ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन्स का मास कांस्टेंट है, ई की वैल्यू कांस्टेंट है, एच की वैल्यू कांस्टेंट है। तो इसको मैं आगे सॉल्व करके लिख सकता हूँ कि आपको फॉर्मूला याद करने में डिफिकल्टी ना हो। तो आप ऐसे लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.227 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी, जहां पर वी क्या है, पोटेंशियल है, जिस भी पोटेंशियल के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई। तो ये किसके लिए है? बस इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ की इक्वेशन है। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी हो जो कि पोटेंशियल v के अंदर ट्रैवल कर रहा है, तो आपको सीधा ये वाला फॉर्मूला निकालना है और वेवलेंथ आपकी निकल जाएगी। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है इसकी जो वेवलेंथ आती है वो आती है नैनोमीटर्स में। किसमें आती है? नैनोमीटर्स में। तो आपको याद रखना है कि जो आपका जिसमें भी आपकी जो वेवलेंथ निकलेगी वो मीटर्स में नहीं, नैनोमीटर्स के अंदर आती है। तो मान लो कि आपकी जो वेवलेंथ इससे इस फॉर्मूले से निकली वो आई लगभग लगभग 12, तो आंसर कितना हुआ? 12 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है छोटा सा टॉपिक अपने पास, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग ने ये कहा, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उन्होंने ये कहा कि डेल्टा एक्स जो चेंज इन पोजीशन है इनटू डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच बार, जो कि इक्वल होता है एच अपॉन 2 पाई के। एच क्या है यहाँ पर? प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 पाई को आप जानते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी किसकी इक्वल है? एच अपॉन 2 पाई की इक्वल है। उनका जो स्टेटमेंट था वो ये था कि इट इज नॉट, जो बुक का स्टेटमेंट है, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम of an electron at the same time। क्या कहना था उनका कि आप एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम एक ही टाइम पर नहीं निकाल सकते, वो काफी अनसर्टेन है। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन इनटू चेंज इन मोमेंटम वो किसके इक्वल होता है? एच अपॉन 2 पाई का। तो उनका ये कहना था कि अगर आपकी जो डेल्टा एक्स है वो जीरो है या डेफिनेट वैल्यू है उसकी कुछ, तो आपको डेल्टा पी इतना बड़ा रखना पड़ेगा, इन्फिनाइट रखना पड़ेगा, ताकि ये जीरो ना आए। ठीक है, तो ये सब तो कंफ्यूजिंग बातें हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम। ठीक है, पोजीशन और मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का निकालना एक ही टाइम पर ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये किसने कहा था? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कहा था। ठीक है, ये स्टेट करता है। तो इसके साथ ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझ के अपना जो सिलेबस है इस चैप्टर के लिए, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये फिनिश होता है। ठीक है, अब अगले पार्ट से हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे।